हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी चल रही है। और इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो है लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये आपका जो है ना 5th का सेकंड पार्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें समस्या आपके साथ ये आती है कि 1/, में आए हुए हैं एक्स वाई जेड जो है न्यूमरेटर में होते तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे डेनोमिनेटर्स में है, तो इनको डेनोमिनेटर से हमें हटाना पड़ेगा। तो उसका हटाने का एक ही तरीका होता है, और वो तरीका आपने एक्चुअल में 10th क्लास में सीखा भी था। क्या करते हैं बेटा उसके लिए कि 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लेते हैं, और 1/z जो है उसको पुट कर देते हैं बेटा हम c। पुट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b एंड 1/z इज इक्वल टू c। ऐसा करने से आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपकी बन जाएगी a माइनस बी प्लस c इज इक्वल टू 4। यहाँ से बन के आएगा बेटा आपका, देखिए 1/x को a माना है, 1/x को आपने a माना है, तो 2/x क्या बनेगा ये चेक करना है हमें। तो 2/x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/x, और 1/x को क्या माना हुआ था आपने a, तो बन के आ गया बेटा 2a। तो जो 2/x है उसको क्या लिख सकते हैं हम 2a, ये बताया ना मैंने यहाँ पे। तो 2/x क्या बन गया आपका 2a। ऐसे ही यहाँ पे ये बन गया आपका b, और माइनस का 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा हो गया आपका a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 2। अब इन इक्वेशंस को आप आराम से सोल्व कर लेंगे बेटा। बिल्कुल सिंपल तरीका वही कि सबसे पहले यहाँ से ए मैट्रिक्स बनाना, ए मैट्रिक्स के अंदर आप कोफिशिएंट्स लेंगे, फिर उस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। वो अगर क्या आ गया बेटा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इस क्वेश्चन में चेक कर लेना। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन जब आप निकाल लेंगे तो वहाँ पर आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बी की आ जाएगी और सी की आ जाएगी। और आपको निकालने एक्चुअल में किसकी वैल्यू थी, एक्स की, वाई की और जेड की। तो एक्स क्या है बेटा, ए का रेसिप्रोकल है ना। अगर यहाँ से हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 1/a। तो बेटा यहाँ से जो एक्स की ए की वैल्यू जो भी आई है, ए की वैल्यू मान के चलिए 1/2 आ गई, तो एक्स की हो जाएगी बेटा रेसिप्रोकल होकर 2। इसी तरीके से वाई की और जेड की वैल्यू रेसिप्रोकल करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कर लेना। दिक्कत आई तो फिर से पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन और हैं हमारे सामने, एक बार उनको डिस्कस करते हैं। पहले जो क्वेश्चन आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, हम उसको सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस तो देखने में हमें वैसे ही लग रही हैं जैसे कि हमने पहले सोल्व की थी। अभी अलग क्या है, अलग ये रहने वाला है इस क्वेश्चन में कि जब आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, वो आपका आ जाएगा बेटा 0। ए का डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा 0। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। ये काम बेटा आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है, करेंगे कैसे। जब आप ये करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो वो भी आ जाएगी बेटा 0। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कि इक्वेशंस के क्या होंगे बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। 2x2 की मैंने सिखा दी थी कि वहाँ पर x या y में से किसी एक को हम k मान लेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमारा जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आगे क्वेश्चन जो है हमारा पूरा हो जाता था, इक्वेशन सोल्व हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर बेटा कितनी इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। तो 3 इक्वेशन हैं, तो उनका इलाज ये है कि आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी, किसी एक वेरिएबल को k मान लें। जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, एक को k मान लिया था, किसको k मान लिया था, या तो x को या फिर y को, अपनी मर्जी थी। ऐसे ही यहाँ पर x y z में से किसी भी एक को आप k मान ले, तो हम पुट कर देते हैं, हम अपनी मर्जी से पुट कर देते हैं, पुट z इज इक्वल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के अंदर बेटा क्या किया, z को हमने k मान लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई 2x माइनस वाई प्लस का 3k इज इक्वल टू 5। और ये 3k वहाँ जाएगा तो बन जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस का 3k। ठीक है भाई। यहाँ से आगे जब हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर z की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसी तरीके से 3x प्लस का 2y, ये माइनस का k होता राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा प्लस का k।
ये दो इक्वेशन हमारे सामने है बेटा, और ये दो इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें सीखा था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे इन इक्वेशंस को सोल्व कर देना। वही तरीका ए मानना, एक ए जो मैट्रिक्स है उसको मान लेना, या ए नाम पहले दे चुके थे उसको पी नाम दे देना, काम वही रहेगा, नाम से कोई दिक्कत नहीं, काम तो वही रहना है इसका। तो डेटर्मिनेंट्स निकाल लेना, डेटर्मिनेंट्स निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका नॉट इक्वल टू जीरो। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा, एक्स मानना है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी या पी इनवर्स क्यू, वो आप देख लेना, जो भी आप नाम दो उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। होगा कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको कराया गया था बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा होमोजीनियस इक्वेशंस की। कौन सी इक्वेशंस की बेटा, होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। मोटी पहचान में आपको बता दूं कि होमोजेनियस इक्वेशंस के अंदर आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो मिलेगी। होमोजेनियस इक्वेशंस की क्या पहचान है बेटा, कि जो कांस्टेंट टर्म है ना वो सभी में क्या मिलने वाली होगी आपको, जीरो। तो ऐसे इक्वेशंस के अंदर अगर आप ए का डेटर्मिनेंट्स निकालें और वो आ जाए बेटा नॉट इक्वल टू जीरो, हमें चलो मान के चलो कि हमें पता ही नहीं होता कि होमोजेनियस इक्वेशंस होती क्या है, हमें नहीं पता, हम सिंपल लेके चलते हैं। सिंपल इक्वेशंस में क्या होता था, डेटर्मिनेंट्स का अगर डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आया तो वहां पर क्या होता था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस तरीके से यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। हाँ भाई, इसी तरीके से करते थे। तो अभी यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, अगर मान लो कि यही तरीका अपना लिया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स आ गई इनटू में b, अब b कोई मैट्रिक्स लिखेंगे, b मैट्रिक्स अगर चेक करें तो यहाँ पर कौन है, कांस्टेंट टर्म्स है, जीरो है। तो जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है आपका एक्स वाई एंड जेड, तो वो भी कितना आ जाएंगे, सारे के सारे जीरो। तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की जीरो एंड जेड की जीरो। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि अगर हम सिंपल तरीके से लेकर इस बात को ध्यान ही ना करते कि होमोजीनियस है तब करते, तब भी बेटा यही आंसर आता, इसी तरीके से हो जाता। तो इसलिए ये सारा काम आपको करने की जरूरत ही ना पड़े, ये तो हर बार आना ही है। तो इसलिए क्यों हम इतनी मेहनत करें कि ए इनवर्स को फाइंड आउट करें, कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसा करने की। इसका हमने एक सीधा तरीका बना दिया, आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया कि सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि उस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट्स निकाल लो। मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट्स ए मैट्रिक्स मान ली बेटा आपने, यहाँ से ए मैट्रिक्स मान ली, ए मैट्रिक्स मानी अपने कोफिशिएंट्स की, पिछले एक्सरसाइज में जैसे बनाई थी हमने, और उसका डेटर्मिनेंट्स निकाला, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो आप लिख देंगे कि देयरफॉर इक्वेशंस है वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस, इक्वेशंस है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्राई मींस थ्री। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बेटा कौन से होते हैं, जिनमें तीनों ही जीरो हो, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो a का इनवर्स निकालना, ना ही उसको b से मल्टीप्लाई करना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सीधा क्या करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन से डेटर्मिनेंट्स निकालना, नॉट इक्वल टू जीरो अगर आ जाता है तो उस केस में सीधा लिख दें इक्वेशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जीरो एंड क्वेश्चन आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। एक तरीका बेटा अगर ऐसा होता है तो। दूसरा तरीका, दूसरा जो केस है, दूसरा केस क्या बनता है बेटा कि जब हम इसका डेटर्मिनेंट्स निकालें, जो ए मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से, उस ए मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया बेटा हमने, डेटर्मिनेंट्स निकाला और वो आ गया बेटा जीरो। हो सकता है ना कि जीरो भी आ जाए, पिछली बार भी 3 केस बने थे, यहाँ पर केवल 2 ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर क्या आ जाता है बेटा, डेटर्मिनेंट्स अगर आ जाता है जीरो, डेटर्मिनेंट्स क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, तो वहां पर हम कहेंगे कि इक्वेशंस का होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला केस। क्यों हो जाएगा, चलिए वो भी बता देता हूँ। सिंपल मान के चलो एक बार फिर से आप इसको, सिंपल मानना, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला, जीरो आ गया। फिर क्या करते थे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करते थे, बी का हम यहाँ पर खुद जीरो कर रही है तो आंसर क्या आना है, जीरो आना है। तो बेटा वहां पर क्या सीखा था कि डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए जीरो आ जाए, उसके बाद क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करो, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो तो नो सॉल्यूशन, और अगर वो भी जीरो के इक्वल तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ऐसा हमने सीखा था ना। तो यहाँ पर भी वही बात कि डेटर्मिनेंट्स भी जीरो आ गया, एडजॉइंट की बी यानी कि जीरो से मल्टीप्लाई की तो भी क्या आ गया, जीरो। तो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वहां पर कहते थे, यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर डेटर्मिनेंट्स का आंसर जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं।
आपका काम यहाँ पर बहुत ही कम रहने वाला है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो बेटा आपको पता ही है कि यही आने होते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है कि डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशंस हैव कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कि इक्वेशंस का क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अनगिनत सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और वो अनगिनत सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, वो वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकालना सिंपल इक्वेशंस में, ठीक है ना, जहां पर कांस्टेंट टर्म्स नॉन जीरो होती थी वहां पर जैसे निकाल रहे थे, जो अभी लेफ्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ था वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल को k मान लेंगे, तो पुट z इज इक्वल टू k, z को k मान लेते हैं अपनी मर्जी से, z को k माना तो इक्वेशन क्या बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k। सेकंड क्या बन गई कि x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का k। और अब इनको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इनको वही वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। तो इस तरीके से आपका जो होमोजेनियस इक्वेशंस वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, फिर उसका ए का इन्वर्स निकालना है। तो बेटा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना तो आप पहले ही जानते हैं, आप खुद कर सकते हैं। आप ए का इन्वर्स जो है वो निकाल लेना, ए इन्वर्स जो है वो आप पहला काम फाइंड आउट खुद कर लेंगे। मेरे को तो मेथड बताना है तो मैं मेथड बता दूं कि इसको आप ए इन्वर्स को जो है निकाल लेना, आगे का काम सिखाना बेटा। तो यूजिंग ए इनवर्स सोल्व दिस इक्वेशंस, ए इनवर्स का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशंस दे रखी है ना, इसका उस ए मैट्रिक्स से कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगा। समझ रहे बेटा, ये जो ए इनवर्स यहाँ पर आया था उसको मैं कोई ना कोई नाम दे देता हूँ बेटा पी। ए इनवर्स को क्या नाम दे दिया बेटा पी। ए इनवर्स की वैल्यू कोई ना कोई मैट्रिक्स आनी थी, मैंने उसका नाम रख लिया बेटा पी। हमें करना क्या है, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, और इक्वेशंस को सोल्व करना है यूजिंग ए इनवर्स, एक इनवर्स का यूज करके। तो इसका मतलब होना हो इन इक्वेशन से जो ए मैट्रिक्स बनती थी हमारी, यानी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं ए से जरूर मिलने वाला है। तो बेटा यहाँ से हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका रिलेशन चेक करेंगे कि ए से क्या बनता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनाई उसका नाम मैंने मान लिया m। क्या मान लिया बेटा m। अब m मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं कोफिशिएंट्स की, तो कोफिशिएंट्स की आएगी बेटा 2, फिर आएगा माइनस का 3, फिर आएगा 5, नेक्स्ट इसी तरीके से 3 2 माइनस 4, और आपका जो है 1 1 माइनस का 2। अब जो m मैट्रिक्स है बेटा उसको a से कंपेयर किया, तो 2 की जगह पर 2 -3 5 5, और हर एलिमेंट को जब हम मैच कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट सेम है, मैच कर रहे हैं बेटा। तो जो m है एक्चुअल में वो किसके इक्वल आ गई, a के इक्वल आ गई। m और a मैट्रिक्स बेटा यूं की यूं सेम टू सेम है, उनमें कोई फर्क ही नहीं है। और जब m और a मैट्रिक्स दोनों सेम है तो क्या इनका इन्वर्स अलग अलग आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कि नहीं भी दो मैट्रिक्स का, दो अलग अलग मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है बेटा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैट्रिसेस सेम है तो उनका इन्वर्स तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि जो आपकी m मैट्रिक्स है, जो m है वो किसके इक्वल आ गई, a के। तो जो इन्वर्स a का है वही इन्वर्स m का हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हमने a इन्वर्स ले लिया। पहले हमारे पास क्या आ गया कि m इज इक्वल टू a, तो हमने क्या किया बेटा m दोनों तरफ इन्वर्स लिया, तो m इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, a इन्वर्स के। तो m का इन्वर्स हमें क्यों चाहिए, अब हमें चाहिएगा बेटा इस इक्वेशन को सोल्व करते वक्त, क्योंकि यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो इसको हमने क्या क्या मानना हुआ है, कोफिशिएंट्स वाली को हमने मान लिया था m, वेरिएबल वाली को मान लिया था हमने y, और जो कांस्टेंट वाली है उसको मान लिया हमने, मान के चलिए c। तो my इज इक्वल टू c। हमें बेटा वैल्यू निकालने किसकी थी, वैल्यू निकालनी थी हमें y की। तो m को हटाना है, तो m से प्री मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू बनती है m इनवर्स c। इन इक्वेशंस को सोल्व करने का क्या मेथड बनता है, यही तो बनता है कि पहले आप यहाँ से कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स बनाओ, उसका डिटरमिनेंट्स निकालो, वो आ जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि y इज इक्वल टू m इनवर्स c। तो अब m का इन्वर्स चाहिए, और m का इन्वर्स किसके इक्वल है बेटा, a के इन्वर्स के। और a का इन्वर्स तो हमने इस क्वेश्चन में पहले ही निकाल लिया था, वो कितना आया था हमारा, उसका नाम रखा था हमने p। तो m इन्वर्स के प्लेस पर क्या लिख लेंगे बेटा, p लिख लेंगे। ये p कौन है, a का इन्वर्स, जो ये गिवन मैट्रिक्स थी ना इसका इन्वर्स।
वो आपने खुद फाइंड आउट किया है क्वेश्चन में। जब आप सोल्व करेंगे इसको घर पे बैठ के तो वो आपको खुद करना है और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी। तो y आपका क्या आ गया बेटा, p इंटू सी। तो जो p मैट्रिक्स है वो यहाँ पर पुट कर देंगे इनवर्स को, फिर c से मल्टीप्लाई, और जो इस तरीके से बन के आएंगे वो आपकी आ जाएंगी x, y और z की वैल्यू। यानी कि सिंपल काम आगेगा तो वो आप खुद कर लेंगे। मेन बात सिखाने की यहाँ पर यही थी कि जो मैट्रिक्स है ना वो दोबारा से सेम बन के आ गई और इसलिए उसका हम यूज कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट तो सेम ही है। स्टेटमेंट में तो यही लिखा कि ए मैट्रिक्स अगर ये है तो फाइंड ए इनवर्स। तो पहले आप ए का इनवर्स फाइंड आउट करो। तो ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, उसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। एम रख लिया, पी रख लिया, कोई ना कोई उसका नाम रख लिया। तो जो ए का इनवर्स आपने निकाला उसका नाम रख लिया बेटा हमने एम। ए का इनवर्स का नाम क्या रख लिया अब की बार, एम। अपनी मर्जी होती है, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर उसका यूज करना है इन इक्वेशंस को सोल्व करने में। ये जो इक्वेशंस है इनको सोल्व करना है भाई। सोल्व करना है तो फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ से ए मैट्रिक्स दे रखी थी, इसको कोई ना कोई नाम दे दिया बेटा पी। तो जो पी मैट्रिक्स हम बनाएंगे उस पी मैट्रिक्स को बनाओ एक बार कोफिशिएंट्स वाली, यानी कि 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। यहाँ से जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है वो पी ए बन के आ गई। जब इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे, पी का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कैसे सोल्व होंगी, मान के चलो इनके कोई ना कोई नाम रख लो। वेरिएबल वाली को y मान लिया, कांस्टेंट वाली को c मान लिया। तो y आपका किसके इक्वल आ जाएगा, p इनवर्स c के। तो इक्वेशंस को सोल्व करने में जरूरत किसकी है, वो आपको p के इनवर्स की, क्योंकि c तो ये मैट्रिक्स है ना 0 9 -14, ये तो यहाँ पर आ जाएगी आराम से। जरूरत अब किसकी, हमें इस p के इनवर्स की, और उसके लिए यूज करना है बेटा a इनवर्स का। तो इसका मतलब होना हो इस p का रिलेशन कोई ना कोई a से जरूर होगा। हम चेक करते हैं 1 1 1, यहाँ पर 1 1 2 अलग मिला। लेकिन अगर हम इस तरीके से चेक करते हैं कि 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1, तो 1 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन हमें मिलना होता है, और अब की बार भी मिल गया। क्या रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिल गया कि जो p है ना बेटा वो a के इक्वल तो नहीं है, लेकिन उसके ट्रांसपोज के इक्वल जरूर है। p किसके इक्वल है बेटा, उसके ट्रांसपोज के, क्योंकि जब हमने उसका ट्रांसपोज किया, जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो a किसके इक्वल होगी थी, a के। समझ रहे हैं बात को। तो जो p है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, a के ट्रांसपोज को। अब हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है किसके, p के इनवर्स की, और p हमारा किसके इक्वल आ चुका, a के ट्रांसपोज के। हमें जरूरत किसकी है, p के इनवर्स की। तो p का इनवर्स निकाल लेंगे अब। तो दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं भाई। दोनों तरफ जब हम इनवर्स लेंगे तो p इनवर्स इक्वल आ जाएगा a ट्रांसपोज का इनवर्स। तो p का इनवर्स बराबर आ गया बेटा a ट्रांसपोज का इनवर्स। अब a का जो ट्रांसपोज है, a मैट्रिक्स जो थी उसका अब ट्रांसपोज कर लिया और फिर इनवर्स निकालें, तो वो तो बेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर से हमारा उतना ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके एलिमेंट अलग आए, उसके कोफैक्टर्स अलग आएंगे, सारा काम अलग होता चला जाएगा। तो इसलिए बेटा उसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उसका तो कोई यूज हुआ नहीं। तो अब क्या करें, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल लो या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकाल लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, दोनों से आंसर सेम आता है। ये प्रॉपर्टी है, तो इसलिए बेटा इसको हम यूज कर लेते हैं अब कि जो p का इनवर्स हो किसके इक्वल होगा, a इनवर्स के ट्रांसपोज के। अब a का इनवर्स कौन मान रखा हमने, m, तो यहाँ पर आ जाएगा m का ट्रांसपोज। तो बेटा ये देखो कि हमने सिर्फ उस ट्रांसपोज का क्या करना पड़ा, जो इनवर्स आया था बेटा, जो इस मैट्रिक्स का हमने क्या कर लिया था, पहले इनवर्स फाइंड आउट कर लिया था, उस इनवर्स का सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा, ट्रांसपोज, यानी कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ा केवल। समझ में आई बेटा ये बात। एक तो हमें क्या करना पड़ता कि सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालते, ट्रांसपोज करते, ये करते वो करते, बहुत सारा टाइम हमें लग जाता है यहाँ पर इस मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि इसका इनवर्स सही है ना, हमें p का इनवर्स सही है।
तो इसके लिए अगर काम करते तो ऐसे तो बहुत लंबा काम चलता हमारा, लेकिन उसका हमने एक अच्छा जो यूज है इस मैट्रिक्स का जो यूज किया वो क्या किया, एक प्रॉपर्टी के साथ यूज किया कि ट्रांसपोज का इन्वर्स करने से अच्छा है इन्वर्स का ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि इन्वर्स तो ऑलरेडी कर रखा है ना हमने, वो तो आ गया था पहले ही। इस मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स है वो तो आपने पहले ही सोल्व कर लिया था, उसके बाद इक्वेशंस को सोल्व करना था। तो P का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया बेटा, M के ट्रांसपोज के, यानी कि जो ए का इन्वर्स आ चुका था, ए का इन्वर्स पहले निकालना और जो मैट्रिक्स आ गई उसका क्या कर देना बेटा, ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा बेटा P का ट्रांसपोज, P का इन्वर्स। तो उस P के इन्वर्स की वैल्यू यहाँ लिख देना, तो Y आपका क्या था, P इन्वर्स C, तो P इन्वर्स की वैल्यू यहाँ लिख देना, P इन्वर्स किसके इक्वल था, M के ट्रांसपोज के, यानी कि जो इसका इन्वर्स आया था उसका क्या कर देना, खाली ट्रांसपोज, और C से मल्टीप्लाई कर देना। C क्या आपकी 0914, मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर है आपके एक्स वाई जेड और वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू इक्वेट करने से आ जाएगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो बेटा पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे है कि दो मैट्रिसेस दे दी भाई, और उन दो मैट्रिसेस का आपको बोलेगा कि फाइंड प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके मैं नाम रख लेता हूँ अपनी मर्जी से, इसका नाम A रखा, इसका नाम B रखा। A और B का क्या निकालेंगे बेटा, वहाँ से आप प्रोडक्ट। A और B का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। एक तो सीधा हो जाएगा कि A और B की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो बन के आ जाएगी बेटा आइडेंटिटी। A और B की क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, और वो क्या बन जाएगी बेटा, आइडेंटिटी। अब वो कहेगा कि जो प्रोडक्ट आपने निकाली है ना, इसका यूज करो इक्वेशंस को सोल्व करने में। तो जब आप देखोगे कि जो इक्वेशंस दे रखी होंगी आपको, उन इक्वेशंस के आप जो मैट्रिक्स बनाते हैं ना कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशंस दे रखी है बेटा। सपोज कीजिए कि इस तरीके से कुछ इक्वेशंस है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 7x माइनस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 9, और इस तरीके से कोई एक और इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है। अब हमारा काम क्या था, उस मल्टीप्लाई का यूज करके और इन इक्वेशंस को सोल्व करो। तो बेटा यहाँ से जो आप मैट्रिक्स बनाओगे ना P कोफिशिएंट्स वाली 1 1 1 7 माइनस 3 2, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 माइनस 1। तो बेटा जो आपकी P मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इनमें से किसी न किसी एक के, या तो P मैट्रिक्स A के इक्वल मिलेगी या फिर किसके इक्वल मिलेगी, B के। पहले तो क्या होगा कि A और B की प्रोडक्ट कराएगा तो वो किसके इक्वल मिलेगी आपको, एक तरीके का जो क्वेश्चन है उसमें मिलेगी आपको आइडेंटिटी। आप क्वेश्चन करके देखना बेटा, मेरे को तो मेथड सिखाना है खाली। तो A और B की आप मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा बेटा, वहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा एक क्वेश्चन में। जब आइडेंटिटी आएगा और इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाना, तो उससे क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स जो P आएगी ना कोफिशिएंट्स वाली, या तो A के इक्वल होगी या फिर वो B के इक्वल होगी। अब आपको निकालना किसको था, P मैट्रिक्स को निकालना किसका बेटा, आपको यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करना, तो P का इन्वर्स चाहिएगा आपको। तो P का इन्वर्स चाहिए तो दोनों तरफ इन्वर्स कर लेना। मान लो A के इक्वल है तो P का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, A इन्वर्स के। अब जो ये A मैट्रिक्स था इसका इन्वर्स चाहिए हमें, A मैट्रिक्स का क्या चाहिए बेटा, इन्वर्स, क्योंकि P और A इक्वल है तो उनके इन्वर्स इक्वल, और यहाँ पर इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा कि y इज इक्वल टू P इन्वर्स Q। ये P इन्वर्स रखा और क्वेश्चन हमारा पूरा। तो P इन्वर्स किसके इक्वल है, A इन्वर्स के। तो इस A मैट्रिक्स जो गिवन थी ना पहले वाली मैट्रिक्स, इसका हमें क्या चाहिए बेटा, इन्वर्स चाहिए। और आपको ये पता होगा कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आने का मतलब ये होता है कि A का इन्वर्स B है और B का इन्वर्स A है। अगर ये आइडेंटिटी आई है तो दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स इज इक्वल टू B एंड B इन्वर्स इज इक्वल टू A। A का इन्वर्स तो B होगा और B का इन्वर्स A होगा, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तभी उनकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ सकती है। तो बेटा हमें जो P इन्वर्स है वो किसके इक्वल आता है, A इन्वर्स के। तो P इन्वर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, A इन्वर्स, और A इन्वर्स किसके इक्वल आ गया था हमारा, B के। तो Y हमारा बन गया बेटा B इंटू Q। तो Y की वैल्यू क्या बन गई बेटा, B Q। अब B मैट्रिक्स ये रही, इसको एज इट इज उतार देना यहाँ पर, B मैट्रिक्स को उतार देंगे भाई, साथ में Q कौन सी आपकी कांस्टेंट टर्म्स की, कांस्टेंट टर्म्स आपकी 590, और B मैट्रिक्स यहाँ से एज इट इज आ जाएगी। फिर इनको सोल्व कर लेना तो ये आ जाएंगे आपकी
वैल्यू आ जाएंगे बेटा, एक्स वाई जेड की वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन और बनता है बेटा इसी तरीके से कि वो कहेगा कि आप इनकी प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के लिए कहेगा, और वो प्रोडक्ट अगली बार जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है उसमें आइडेंटिटी का कोई ना कोई मल्टीपल मिल जाएगी। खुद आइडेंटिटी नहीं बनेगी लेकिन आइडेंटिटी के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे एलिमेंट की बुक में अभी तक एक क्वेश्चन मिलता है हमें, जहाँ पर आप ए और बी की जब मल्टीप्लाई करोगे, गिवन मैट्रिसेस ए और बी हैं, उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है और वो मल्टीप्लाई बेटा आपकी बन के आ जाएगी 6i। क्या बन के आएगी? 6i। फिर इक्वेशंस दे रखी होंगी जैसे इस क्वेश्चन में थी, और इन इक्वेशंस को सोल्व करना है इस प्रोडक्ट का यूज करके। मल्टीप्लाई जो थी उसका यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से पहले आप ना जो इक्वेशंस है पहले उसको देख लो। इक्वेशंस में आप देखोगे तो जो आपकी पी मैट्रिक्स है वो अगर आपकी ए के इक्वल है तो उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे, और बी के इक्वल है तो उस हिसाब से करेंगे। देख लेना हो किसके इक्वल है। अगर P इक्वल ए है तो P इनवर्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स। अब आपको P के इनवर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि इक्वेशन तो सोल्व होके आएगी y इज इक्वल टू P इनवर्स, क्यों? तो P इनवर्स की जरूरत होगी ना आपको, और P इनवर्स किसके इक्वल है? ए इनवर्स के। P इनवर्स किसके इक्वल है बेटा? ए इनवर्स के। अब ए इनवर्स यहाँ से कैसे निकाल लें? अगर सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होती तो हम डायरेक्ट कह देते कि B जो है वो उसका इनवर्स है, किसका? ए का। बेटा मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मतलब क्या है? वो एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई आइडेंटिटी नहीं है, 6 इंटू आइडेंटिटी आ गई। तो इसका इलाज क्या करें? इसका इलाज हम क्या कर लेते हैं बेटा? इसका इलाज हम ये कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत जिसकी है उसका इनवर्स ले लो। ए इनवर्स की ज़रूरत है ना, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बेटा आपका आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू 6। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 इंटू ए इनवर्स। जरूरत आपको ए इनवर्स की है तो ये 6 एक्स्ट्रा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स आपका आ गया 1/6 ऑफ बी मैट्रिक्स, 1/6 ऑफ बी। तो जो आपको ज़रूरत है पी इनवर्स की, पहले वो किसके इक्वल आया बेटा? ए इनवर्स के, और ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? बी, b/6 के। तो 1/6 इंटू बी मैट्रिक्स इंटू क्यू। अब इनको जब सोल्व करोगे तो वहाँ से आपकी जो वेरिएबल्स है ना उनकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेट करने पर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पूरा कर सकते हैं। लास्ट में बेटा आपको क्वेश्चन मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन है, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास। इसके बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप ट्राई कर लेना। इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इक्वेशन वाले में क्या है इक्वेशन? द सम ऑफ, बेटा क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1। 3 नंबर जो है बेटा, कोई भी 3 नंबर होंगे उनका जो सम है वो कितना है बेटा? -1। 3 नंबर जो है उनका सम कितना है बेटा? -1। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1 इफ सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाई 2। जो दूसरा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, एंड थर्ड बाई 3, और थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 3 से। दूसरे वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई। वी गेट 5, हमें 5 मिलेगा उन एडिंग देम, उनको जोड़ने पर। उनको जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। किन को जोड़ेंगे बेटा? सेकंड को तो मल्टीप्लाई कर दें हम किसको? इफ द सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड बाई 3। सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से। इस तरीके से बेटा हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो नंबर्स क्या होंगे, और जब पता नहीं चल रहा तो उनको लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर उनको लेट कर लिया। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड इज इक्वल टू y, एंड थर्ड इज इक्वल टू z। ठीक है बेटा, इस तरीके से नंबर मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या था? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1। तीनों का जोड़ कितना है बेटा? -1। x, y और z 3 नंबर थे, तीनों का सम कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आ गया बेटा आपका -1। दूसरी बात आती है बेटा, इफ सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y। थर्ड बाई जो थर्ड है उसको किससे कर दिया बेटा? 3 से। तो थर्ड हमारा z था तो उसको 3 से कर दिया, 3z हो गया। वी गेट 5 ऑन एडिंग देम, हमें 5 मिलता उनको जोड़ने पर, तो इनको जोड़ दिया तो आंसर आ गया बेटा हमारा 5।
ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ द थर्ड इज सब्ट्रैक्टेड, अगर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे का जोड़, पहला और दूसरा भाई x और y है, इनका जो सम है उसमें से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड का सम x प्लस वाई, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, इनके सम में से थर्ड को माइनस किया तो कितना मिल गया, वी गेट -1, तो हमें मिल गया बेटा -1। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, आप इक्वेशंस है आपके पास, इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो मेथड तो आपको पता ही है ना, बस एक चीज़ मैं आपको और बताता जाऊंगा लास्ट में इस लेक्चर के अंदर, फिर हमारा चैप्टर जो है पूरा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, एक बात का बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x वाली टर्म जो है ना सेकंड में वो मिसिंग है, x वाली टर्म आई नहीं, तो उसके प्लेस पर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0x। तो जब कोफिशिएंट्स लिखेंगे आप यहाँ से ए मैट्रिक्स आप मानेंगे तो ए मैट्रिक्स में हो जाएगा आपका फर्स्ट रो से बनेगा 1 1 1, सेकंड से बेटा x वाली टर्म नहीं थी तो उसके प्लेस पर 0 2 3, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1 1, यहाँ से आएगा -1, और इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गई। x आपकी बन जाएगी वेरिएबल्स की x y एंड z, और b जो है आपकी बनेगी बेटा कांस्टेंट टर्म्स की। कांस्टेंट टर्म्स में आपका था -1 5 एंड -1। तो लास्ट में सॉल्यूशन वही आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि बेटा यूनिक सॉल्यूशन आना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को पूरा करेंगे। जो भी डाउट्स है ज़रूर से ज़रूर मेरे को बताएंगे। 100% इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा दोनों ही बोर्ड में।